वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ पावर सिस्टम गाइस। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। तो इस लेक्चर को पूरा देखिएगा, मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, मान लेते हैं कि हमारे पास जनरेटर है, ये उसकी कॉइल है, यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बस ध्यान दीजिएगा। एक स्टार कनेक्टेड हमारा जनरेटर है, तीनों टर्मिनल हमने इसके बाहर निकाल दिए, यानी कि आर वाई और बी, या ए बी सी मान सकते हो, क्योंकि हम अभी तक हम ए बी और सी मानते हैं। यहाँ से करंट जा रहा है आई ए, यहाँ से करंट जा रहा है आई बी, यहाँ से करंट जा रहा है आई सी। ये कंडीशन बन रही है, ये हमारा ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है यहाँ पे, ये कंडीशन बन रही है बिफोर फॉल्ट की, बिफोर लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, या इसे डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट भी बोला जाता है। अब आफ्टर फॉल्ट, जैसे ही फॉल्ट आया तो क्या कंडीशन बनती है, चलिए देखते हैं। जो कंडीशन है वो तो सेम ही रहेगी। फॉल्ट आने के बाद हम कौन सा फॉल्ट पढ़ रहे हैं, हम लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट पढ़ रहे हैं। इसका मतलब दो लाइन पहले आपस में कनेक्ट होती हैं, फिर वही दोनों लाइन जमीन पे टूट के गिर जाती हैं। तो मान लेते हैं कि ये हमारा आई ए करंट है, यानी कि ये ए फेज है, यहाँ से आई बी करंट जा रहा है, यहाँ से आई सी करंट जा रहा है। एक और छोटा सा इंफॉर्मेशन लिख लीजिएगा कि यहाँ पे वोल्टेज है वी ए, यहाँ पे वोल्टेज है वी बी, और यहाँ पे जो वोल्टेज है वो है वी सी। तो मान लेते हैं कि दो लाइन टूट के जमीन पे गिर जाती हैं, इसी को हम बोल रहे हैं लाइन टू ग्राउंड। तो मान लीजिए ये बी और सी दोनों आपस में शॉर्ट हो गई और ये गिर जाती है जमीन पे। फॉल्टी पाथ का इम्पीडेंस हम मान लेते हैं ZF है, आप चाहो तो मान सकते हो, नहीं मानोगे तो ZF को 0 ले लीजिएगा, कोई वो नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। न्यूट्रल का इम्पीडेंस भी ले लीजिए ZN। जो न्यूट्रल है स्टार वाइंडिंग का, वो ग्राउंडेड है विद द हेल्प ऑफ अ इम्पीडेंस ZN। यहाँ पे भी सेम उसी तरह से ले लीजिए, न्यूट्रल को ग्राउंड कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू एनी इम्पीडेंस ZN। और फॉल्टी पाथ का जो इम्पीडेंस है वो है ZF। यहाँ का वोल्टेज है VB, यहाँ का वोल्टेज है VC। ए बी और सी, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ए बी और सी फेज आपस में शॉर्ट हो गए और वो टूट के जमीन पे गिर गए, तो जिससे हमें लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट मिल गया। ये है ईएमएफ हमारा। चलिए, पूरी की पूरी करंट आई बी प्लस आई सी यहां से ग्राउंड में जा रही है, टोटल फॉल्ट करंट ग्राउंड में जो जाएगी वो तो उसे तो हम फॉल्ट करंट ही बोलेंगे। चलिए, यहाँ का वोल्टेज है VA। अब मुझे बताइए, मैंने मैंने एक एजम्पशन आपको क्या बताया था कि जैसे ही फॉल्ट आता है तो हम ये मान लेते हैं कि हमारा कोई भी लोड कनेक्टेड नहीं है, लोड एंड पे कोई भी लोड नहीं है, क्योंकि सारी की सारी करंट फॉल्टी पाथ से ग्राउंड हो जा रही है, लोड तक पहुंच ही नहीं रही है। तो लोड को एज्यूम करने का कोई मतलब नहीं है, तो लोड तक कोई भी करंट नहीं पहुंचेगी। तो व्हेन फॉल्ट ऑकर्स, आप नोट्स बनाते जाइए बस। जब फॉल्ट आएगा तो क्या आईबी और आईसी करंट जीरो हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आईबी और आईसी ही तो क्या बना रही है, फॉल्ट करंट। तो आईबी प्लस आईसी इज इक्वल टू फॉल्ट करंट। मतलब आईबी और आईसी की वैल्यू जीरो नहीं है।
क्योंकि फॉल्ट उसी में आया है। और आई ए करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि आई ए फेज में फॉल्ट नहीं आया है और ए फेज की जो करंट है वो फॉल्ट तक पहुंच भी नहीं रही है, सारी की सारी करंट ग्राउंड हो रही है, तो लोड तक एक भी करंट नहीं पहुंचेगी। सो आई ए इज इक्वल टू 0। अगर ए और बी को हमने फॉल्ट एज्यूम किया होता तो आई सी करंट 0 हो जाता, आई ए और आई बी 0 नहीं होता, बट यहाँ पे हम बी और सी फेज को एज्यूम कर रहे हैं कि वहां पे फॉल्ट आया है, तो आई बी प्लस आई सी इज इक्वल टू हो जाएगा फॉल्ट करंट। यहाँ पे आप के सी एल लगा सकते हो, राइट। तो आई ए इज इक्वल टू 0 और फॉल्ट करंट किस दो करंट को मिला के बन रही है, आई बी प्लस आई सी। एक और चीज ध्यान दीजिएगा कि बी टर्मिनल और सी टर्मिनल या बी फेज और सी फेज आपस में शॉर्टेड है। VC and VB are shorted, and we know that shorted points have same potential, पोटेंशियल यानी कि वोल्टेज। किसी भी दो शॉर्टेड पॉइंट्स का जो पोटेंशियल है या वोल्टेज है वो सेम होता है। यहाँ पे बी फेज और सी फेज आपस में क्या हो गए हैं, शॉर्ट हो गए, तो हम बोल सकते हैं कि बी फेज का वोल्टेज सी फेज के वोल्टेज के बराबर होगा, राइट। और VA कितना होगा वो हमें पता नहीं है, VA हमें अभी पता नहीं है। देखिए यहां से फॉल्ट करंट फ्लो हो रहा है IF, तो अगर हम यहाँ पे KVL लगाते हैं तो ये जो वोल्टेज कहलाएगा ये कितना हो जाएगा, IF ZF, सही है। तो इस VC पॉइंट का जो वोल्टेज है वो कितना हो जाएगा, IF ZF। तो VC इज इक्वल टू IF ZF, और जो VC है वही कितना है, जो VC है वही VB है, उसी को हमने VB मान लिया है। या जो IF है, IF फॉल्ट करंट, वो किन दो करंट्स को मिला के बना है, IC और IB, IC प्लस IB ZF। तो VB क्या हो जाएगा, यहां से VB को हम बोल सकते हैं IC प्लस IB ZF, करेक्ट। अब ध्यान दीजिएगा, सिमेट्रिकल कंपोनेंट ऑफ करंट लेते हैं, IA नॉट, IA1, IA2 इज इक्वल टू 1/3 1 1 1 1 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा IA IB IC, करेक्ट। ये मैट्रिक्स मैंने आपको बनवाया था, बट इस पर्टिकुलर फॉल्ट कंडीशन में क्या हो रहा है, IE करंट 0 है क्योंकि वो लोड तक पहुंच नहीं रही बिकॉज फॉल्ट आ चुका है, तो IE करंट को हम ले लेंगे 0। इसको सॉल्व करते हैं, इस मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं। IA नॉट क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/3 IA प्लस IB प्लस IC। IA इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो हमें क्या मिल रहा है, सिर्फ IB प्लस IC, सही है। IB प्लस IC इज इक्वल टू क्या है, IB प्लस IC इज नथिंग बट फॉल्ट करंट, तो IB प्लस IC ही हमारा फॉल्ट करंट है। IA नॉट इज इक्वल टू फॉल्ट करंट डिवाइडेड बाई 3, तो फॉल्ट करंट हमने निकाल लिया। फॉल्ट करंट क्या है, 3 टाइम्स ऑफ जीरो सीक्वेंस करंट फॉर फेज A। IF इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ IA नॉट, ये याद रखिएगा। बाकी करंट भी निकाल लेते हैं। IA1 कितना हो जाएगा, 1/3 अल्फा IB प्लस अल्फा स्क्वायर IC। IA2 कितना हो जाएगा,
1/3 अल्फा स्क्वायर IB प्लस अल्फा IC। तो हमें यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हमें देखना था वो मिल चुका है। अच्छा एक चीज बताइए, बाकी सारी बुक्स में जब आप देखोगे तो फॉल्ट इम्पिडेंस वो कंसिडर नहीं किया होता है, बट मैंने यहाँ पे कंसिडर करके बताया है। बट अगर आपने मान लिया कि फॉल्ट इम्पिडेंस जीरो है, ZF की वैल्यू जीरो है, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया, ज्यादातर दिया नहीं होता, बाकी बुक्स में भी ज्यादातर ये ZF को कंसिडर नहीं करता, तो हम भी आप अगर यहाँ पे ZF को छोड़ देते हैं, इफ वी नेग्लेक्ट ZF, तो ZF क्या हो जाएगा? जीरो। अगर ZF जीरो हो गया, ये ZF जीरो हो गया, तो VC क्या हो जाएगा? जीरो। VB भी क्या हो जाएगा? जीरो। मतलब VC और VB क्या हो जाएंगे? जीरो। ये VB भी हो जाएगा जीरो अगर हम फॉल्ट इम्पिडेंस को कंसीडर नहीं करते। तो यहाँ पे एक नोट लिखिएगा, if we neglect the fault impedance, then VB बराबर VC बराबर जीरो। VB बराबर VC बराबर जीरो। और एक और चीज, IA करंट की जो वैल्यू थी वो जीरो थी ऊपर, क्योंकि फॉल्ट हमने कौन कौन सा कंसीडर किया था, किस किस लाइन के रेस्पेक्ट में? B और C। तो IA की वैल्यू जीरो है, तो IA नॉट प्लस IA1 प्लस IA2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? जीरो। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, आगे काम आएगा। चलिए मैं आपको समराइज करवा दूंगा लास्ट में, बस पढ़ते चलिए। अब देखिए, वोल्टेज का मैट्रिक्स बनाते हैं। VA नॉट, VB, सॉरी, पॉजिटिव सीक्वेंस, VA नॉट, VA1, VA2 इक्वल टू 1/3 1 1 1 1 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा VA VB VC। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, अगर हमने फॉल्ट इम्पिडेंस को नेग्लेक्ट कर दिया तो VA और VB क्या आ रहा है? सॉरी, VB और VC क्या आ रहा है? जीरो। तो और VB और VC को हम जीरो कर देते हैं, जीरो जीरो। तो VA1 निकालते हैं, यहाँ से VA1 क्या आता है? VA नॉट से शुरू करिए, VA नॉट हमें मिल जाएगा VA/3, VA1 हमें मिल जाएगा VA/3, VA2 हमें मिल जाएगा VA/3। All the sequence voltages are having same voltages। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? For line to ground fault, sequence voltages या sequence networks are connected in parallel। For line to ground fault, sequence network are connected in parallel। सीक्वेंस नेटवर्क हमारा किस में कनेक्टेड है? पैरेलल में कनेक्टेड है, क्योंकि सारे सीक्वेंस वोल्टेजेस क्या है? बराबर। और पैरेलल के केस में वोल्टेजेस सेम होते हैं, करेक्ट। तो अगर हम सीक्वेंस नेटवर्क बनाए तो कैसा बन जाएगा? जो वोल्टेज है वो सिर्फ पॉजिटिव सीक्वेंस में पॉसिबल है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हो जाएगा EMF E Z1 ये है पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क, पॉजिटिव सीक्वेंस
नेटवर्क, ये है Z2 यानी कि नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क, और यहाँ पे हमने बना दिया जीरो सीक्वेंस नेटवर्क। और जीरो सीक्वेंस नेटवर्क के केस में क्या होता है, जो ग्राउंड इंपीडेंस या न्यूट्रल इंपीडेंस है वो 3 टाइम्स हो जाता है। तो न्यूट्रल में देखिए हमने एक इंपीडेंस लगाया है 3Zn, सॉरी Zn करके, तो जीरो सीक्वेंस नेटवर्क में ये कितना हो जाएगा 3Zn, 3Zn। तो ये हो जाएगा नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क, और ये वाला नेटवर्क हो गया जीरो सीक्वेंस नेटवर्क। तो इस सीक्वेंस नेटवर्क को हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ पैरेलल में। पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क में पॉजिटिव सीक्वेंस करंट फ्लो होगी, इसमें नेगेटिव सीक्वेंस करंट फ्लो होगी, और इसमें फ्लो होगी जीरो सीक्वेंस करंट। अब तीनों एक ही पॉइंट पे आके मिल रही है यहाँ पे, तो IA0 इज इक्वल टू IA1 इज इक्वल टू IA2 के क्रॉस। तो VA1 यहाँ भी तो हो जाएगा क्योंकि बराबर ही तो वोल्टेज है सब। तो VA1 को हम क्या बोल सकते हैं, माइनस IA0 Z0। ये हम मान लेते हैं यहाँ पे कि जो न्यूट्रल इम्पिडेंस है वो भी नहीं कनेक्ट है, राइट, क्योंकि आसान हो जाएगा थोड़ा सा कैलकुलेशन। तो IA0 Z0, तो IA0 यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस VA1 डिवाइडेड बाई Z0। सिमिलरली VA1 इज इक्वल टू, नेगेटिव सीक्वेंस की बात करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस IA2 Z2। तो IA2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस VA1 अपॉन Z2। तो IA0 और IA1 की वैल्यू हमने निकाल लिया है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड हम IA1 की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। सो IA1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस IA0 प्लस IA2। तो IA1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 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 प्लस, तो VA1 1 बाई Z0 प्लस 1 बाई Z2। ये इक्वेशन मिला। अब एक और चीज देखिएगा, VA1 की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव सीक्वेंस की अगर हम बात करें, इस नेटवर्क की अगर हम बात करें, तो VA1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, EA माइनस IA1 Z1। सही है। तो यहां से VA1 की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो हमें IA1 कितना मिल जाएगा, इस इक्वल टू मिलेगा EA माइनस IA1 Z1 1 बाई Z0 प्लस 1 अपॉन Z2। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करें, यहाँ से हम IA1 की वैल्यू निकालते हैं। तो IA1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, EA डिवाइडेड बाई Z1 प्लस Z0 Z2 अपॉन Z0 प्लस Z2। ये हमें IA1 की वैल्यू मिल गई। आप देखिए ये IA0 की वैल्यू मिली है, ये IA2 की वैल्यू मिली है, ये IA1 की वैल्यू मिल गई। तो इस वैल्यूज को आपको याद रखना है ताकि आप क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर पाओ। तो चलिए अब हम निकालते हैं शॉर्ट सर्किट MVA। तो देखिए शॉर्ट सर्किट MVA क्या होता है, फॉल्ट के दौरान जो सोर्स है वो फॉल्ट को कितना पावर सप्लाई कर रहा है, यही होता है शॉर्ट सर्किट MVA। तो शॉर्ट सर्किट MVA इज इक्वल टू शॉर्ट सर्किट MVA कितना हो जाएगा, S इज इक्वल टू 3
EA1 IA1 कॉन्जुगेट। तो IA1 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये IA1 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका शॉर्ट सर्किट MVA निकल आएगा। तो अब तक का हमारा कंक्लूजन क्या निकला, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट का, यानी कि डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट का। लिख लेते हैं कंक्लूजन। यही चीज आपको याद रखनी है, इसी 3-4 कंक्लूजन से आपके सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। तो ऑल सीक्वेंस नेटवर्क आर कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल। नेटवर्क आर yes connected in parallel. All sequence network are connected in parallel. क्यों? क्योंकि VA0 बराबर VA1 बराबर VA2 था, सभी वोल्टेज बराबर थे, सभी करंट्स का सम IA1 प्लस IA2 प्लस IA0 क्या था, 0 के बराबर, और फॉल्ट करंट क्या था, 3IA0 के बराबर। इतना अगर याद रखते हो आप तो सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लोगे, राइट। तो चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में।